नमस्कार दोस्तों, 22 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं। एक एडिटोरियल तो है यहाँ पे, कीपिंग अ क्लोज आई ऑन चाइनाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। देखिए, रिसेंटली प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जी जिनपिंग की एक वर्चुअल समिट हुई थी। उस वर्चुअल समिट में कोई भी सब्सटेंसिव आउटकम नहीं निकला है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि वहां पे शायद एक अनऑफिशियल डील हुई है कि आगे आने वाले कुछ समय में न्यूक्लियर वॉर हेड्स के ऊपर बैठ के जो बाइडेन और चाइना बात करेंगे। अब इस बीच में पेंटागन, जो कि यूएसए का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के चलते ये बोला गया है कि चाइना छोटे छोटे लेवल के बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और छोटे लेवल पे जब आप न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करते हो तो उनको आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, रियल टाइम में डिप्लॉय कर सकते हो, स्विफ्टली मूव कर सकते हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए चाइना की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर बाकी टॉपिक्स कवर करने में समय लग गया तो इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं अलग टॉपिक को एक अलग वीडियो में कवर कर लूंगा। ओके, क्योंकि आज और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल है मिंक्स अकॉर्ड को लेकर। मिंक्स अकॉर्ड बेसिकली रशिया और यूक्रेन का जो बॉर्डर इलाका है वहां पे पीस स्थापित करने के लिए लाया गया। यूक्रेन का जो ईस्टर्न इलाका है, जो डॉनबास का इलाका है, वहां पे वैसे तो वो यूक्रेन के अंदर है, लेकिन वहां पे जो ज्यादातर जनता है वो रशियन है, और वो रशियन रेबल्स हैं। वो कहीं ना कहीं यूक्रेन की सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, प्रो रशिया है, प्रो व्लादिमीर पुतिन है। तो इस पर्टिकुलर इलाके में रशिया हमेशा बवाल पैदा करता रहता है, और रिसेंटली इस इलाके के पास तो इस रशियन डिप्लॉयमेंट के चलते ये यूरोप और रशिया के जो बीच के रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। जो बाइडेन यहाँ पे किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करें, क्या पूरा का पूरा सीन है, मिंक्स अकॉर्ड किस प्रकार से मदद कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में एक थॉट प्रोसेस है। इस थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की रिपोर्ट आई है, ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताती है ओवरऑल गार्बेज डिस्पोजल के लिए और बेसिकली सिटीज में सफाई रखने के लिए। ये जो रैंकिंग्स हैं, इनका रियल पर्पस क्या है, क्या ये रियल पर्पस को मीट कर रही हैं, क्या हर साल कोई ना कोई नई कैटेगरी बना के अपीजमेंट किया जाता है, अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग सिटीज की म्यूनिसपैलिटीज की तारीफ की जाती है। इस तारीफ का सच में कोई ऑब्जेक्टिव है या फर्जी तौर पे करे ही चले जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे। फिर आयुर्वेदा को रियल साइंस बनाने से रिलेटेड एक आर्टिकल है। देखिए, इस आर्टिकल में मुझे कुछ बहुत कॉन्क्रीट नहीं मिला, कोई बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक नहीं मिला, कुछ ऐसे ही नॉर्मल सी बातें चल रही हैं, इसलिए मैंने अलग से इस आर्टिकल को टेकअप नहीं किया। एक और आर्टिकल अच्छा है आज का, इसको लिखा है S.R. श्रीनिवासन साहब। ये स्टेट प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के मेंबर हैं, और M. विजय भास्कर साहब ने भी अपना इनपुट दिया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से इन्वॉल्व है। इनका ये बोलना है कि भाई देखिए, जब आपको पॉलिसी बनानी है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, ठीक है ना, एविडेंस के आधार पर पॉलिसी बना के लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर डाटा की जरूरत होती है। जब तक आपके पास रिलायबल डाटा नहीं है तब तक आप अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते। और रिलायबल डाटा के लिए प्रॉपर समय पे सेंसस करवाना, प्रॉपर समय पे सैंपल सर्वेस करवाना और उनके रिजल्ट्स को रियल टाइम में रिलीज करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस हिसाब से सेंसस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, किस हिसाब से सैंपल सर्वे हो रहे हैं, किस हिसाब से सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट्स निकलती हैं, इनके क्या फ्लॉज हैं, इसको ऑथर ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में इनपुट्स दिए, इस आर्टिकल को देखेंगे। और अगला आर्टिकल है द मीट ऑफ द मैटर। बेसिकली गुजरात में अगर आप देखो तो मैक्सिमम आबादी मीट खाती है, लेकिन उसके बावजूद जो सोशियो स्टेटस चल रहा है, जो सोशियो डोमिनेंस है, वो जैन्स और वैष्णवास का है। इसलिए आप देखोगे कि जो गुजरात के लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड जॉइंट और स्ट्रीट्स पे और फुटपाथ पे बेचते थे, इनको ओवरऑल बंद सा करवा दिया गया है। क्यों? क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है, मेयर्स का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ऐसा मानना है कि ओपन में अगर मीट वगैरह जैसी चीजें बेची जाएंगी तो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होंगे। तो जब मेजॉरिटी ऑफ द जनता मीट खाती है और वहां पे आप रिलीजियस सेंटिमेंट सिर्फ जैन्स और वैश्यवास के हर्ट हो रहे हैं, इसके लिए आपने मीट सेलिंग ही बंद करवा दी है, तो ये सही नहीं है। ये गुजरात के सोशियो कल्चरल स्पेस में कुछ डोमिनेंट कम्युनिटीज की बादशाहत है और बाकी लोगों को साइड करने की बात है। तो जो भी व्यू पॉइंट दिया हुआ है इसे देखेंगे यहाँ पे। तो 5 आर्टिकल्स ऑब्वियसली बात हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले ओवरऑल हम अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। हिमांशु गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया, इन्फर्नो एड ने हमको ज्वाइन किया। इन्फर्नो एड का ये 11 मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक इन्फर्नो एड, ऑलमोस्ट 1 साल से आप मेंबर हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट। अभिषेक कुमार ने हमको ज्वाइन किया, इनका 4th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक अभिषेक, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अगेन द चैनल। देन
तुलसिका यादव ने हमको ज्वाइन किया, इनका सेकेंड मंथ इज मेंबर, वेलकम बैक तुलसिका। देन राज कश्यप ने हमको ज्वाइन किया है, पूजा योगी ने हमको ज्वाइन किया, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ने हमको ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच जिसने भी इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को बनाया है। देन निरंजन खातू ने हमको ज्वाइन किया, 5th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक निरंजन खातू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। एंड शीतल पिंगोलिया ने हमको ज्वाइन किया। तो शीतल पिंगोलिया, निरंजन खातू 5th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक निरंजन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम बैक हर्षित द्विवेदी एजुकेशन जो भी है, थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर। देन पूजा योगी, राज कश्यप, तुलसिका यादव 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक। अभिषेक कुमार 4 मंथ एज ए मेंबर, स्पेशल थैंक्स अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। इन्फर्नो एड, special thanks to you, 11th month as a member, big contribution from your side, thank you so much. And Himanshu Gupta, I welcome you all guys and girls for my channel as a member। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस डिस्कशन की। सबसे पहला, कीपिंग अ क्लोज आई ऑन चाइनाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो जो पिछले हफ्ते जो बाइडेन और जी जिनपिंग के बीच में मीटिंग हुई, वहां पे बस यही निकल के आया है कि ये दोनों लोग आगे आने वाले समय में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर टॉक्स कंडक्ट करेंगे। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर टॉक्स क्यों कंडक्ट करेंगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पेंटागन दुनिया भर की कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को एसेस करता रहता है, और इस कंटेक्स्ट में पेंटागन ने रिलीज की थी चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट। और इस चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो अपनी मिलिट्री पावर के डायमेंशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और उसमें एक डायमेंशन है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में। और यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने न्यूक्लियर और एटॉमिक आर्सेनल को एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, समझ गए? तो कुल मिला के इस CMPR रिपोर्ट के हिसाब से चाइना 4 स्पेसिफिक एरियाज में अपनी न्यूक्लियर पावर को एक्सपेंड कर रहा है। एक तो क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ, मतलब चाइना के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। दूसरा एटॉमिक यील्ड, तीसरा डिलीवरी कैपेबिलिटीज, चौथा पोस्चर। इन सबको एक एक करके यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला, साइज ऑफ द PRC's न्यूक्लियर आर्सेनल। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बहुत तेजी से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के साइज को बढ़ा रहा है। देखिए, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले भी ओपनली बोल चुका है कि रशिया और USA जैसी कंट्रीज के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर रशिया को इस बात से चाइना को इस बात से प्रॉब्लम है कि US और रशिया के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ऑटोमेटिकली चाइना भी ज्यादा यूक्रेन वेपन्स बनाने की कोशिश करेगा। अभी के लिए ऐसा बोला जाता है कि चाइना के पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जो कि आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट इसके से आधे यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर फोकस्ड है। 2027 तक CMPR के हिसाब से चाइना 700 न्यूक्लियर वेपन्स को अपने पास रखना चाहता है, मतलब 200 से 700। वैसे बेसिकली चाइना के पास इस समय 200 से ज्यादा ही होंगे, जो ऑफिशियल फिगर होता है, और जो ऑफिशियल एक्सेप्टेंस होती है वो हमेशा कमी होती है। तो अभी के लिए 200 जो न्यूक्लियर वेपन्स है चाइना के पास, इसको 2027 तक चाइना 700 पे लेके जाना चाहता है, जो कि अभी से 3.5 गुना है। तो ओवरऑल यहाँ पे आगे आने वाले समय में चाइना अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ाएगा, इस बात में देखिए कोई भी शक नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, यहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना लो ईल्ड वेपन्स को यहाँ पे डिप्लॉय करेगा। एक तो होते हैं मैसिव वॉरहेड्स, बहुत हजारों किलो का कोई न्यूक्लियर वेपन हो गया, ठीक है, 100-200 किलो का न्यूक्लियर वेपन हो गया। एक होते हैं छोटे न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना लो ईल्ड छोटे न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है, जिसको अगर फोड़े तो बहुत बड़े इलाके में डैमेज ना हो, बट लोकल इलाके पे एक बहुत बड़ा डैमेज हो। तो कल की डेट में मान लो इंडिया चाइना का कोई कन्वेंशनल वॉर हो जाता है, तो चाइना यहाँ पे छोटे लेवल पे लो ईल्ड न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि लोकलाइज्ड लेवल पे काफी नुकसान पहुंचा देगा अपोजिशन के आर्मी को। तो मान लो इंडिया का किसी एक जगह पे, मान लो कोई एक बहुत बड़ा ये वेपन्स का काफिला है, बहुत सारी सोल्जर्स की टुकड़ी है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे छोटे लेवल के न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकता है चाइना। तो लो ईल्ड न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करके कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशंस में एक एज यहां पे पाने की कोशिश कर रहा है चाइना, ठीक है भाई। तो ये लो ईल्ड न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के लिए काफी डेंजरस हो सकते हैं, और US के लिए तो देखो है ही, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अभी के लिए इंडिया और चाइना की एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के चार्जेस इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज्यादा हैं। जिस प्रकार से चाइना एक्टिविटी कर रहा है इंडियन बॉर्डर पे, उससे ये बात तो क्लियर होती नजर आ रही है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि हमें भी
लो ईल्ड न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। रीज़न बीइंग कि जो लो ईल्ड न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, इनकी मोबिलिटी काफ़ी तेज़ होती है और ये इतने बड़े नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाएंगे जिससे एक फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो जाए। देखो, अगर चाइना इंडिया के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल कर लेता है तो डेफिनेटली इंडिया को एक बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोटे लेवल पे चाइना न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो इंडिया एक बड़ा न्यूक्लियर वेपन फोड़ने से बचेगा। हाँ, इंडिया के पास भी अगर लो ईल्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो इंडिया डेफिनेटली यहाँ पे इस्तेमाल कर लेगा। समझ गए आप बात को? 2020 में, अप्रैल 2020 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की फाइंडिंग्स ऑन अधेरेंस टू एंड कॉम्प्लियंस विद आर्म्स कंट्रोल नॉन प्रोलिफरेशन डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट्स, यहाँ पे बेसिकली ये पता चला कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास एक्सप्लोजिव कंटेनमेंट चैम्बर्स हैं और इनकी जो लो पुनर फैसिलिटी है वहां पे लो ईल्ड न्यूक्लियर वेपन्स को बीजिंग टेस्ट कर रहा है और इसकी कोई भी इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी चाइना ने नहीं रखी, ना ही चाइना ने किसी प्रकार के इंटरनेशनल क्वेश्चंस का यहाँ पे जवाब दिया। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोविजंस है इनको चाइना ओपनली यहाँ पे वायलेट कर रहा है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन लो ईल्ड न्यूक्लियर वेपन्स के साथ चाइना के पास क्या है? चाइना के पास है बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी। एक तो पीआरसी डोंगफेंग 26 बैलिस्टिक मिसाइल जिनमें इन लो लेवल के न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करके भेजा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे है चाइना का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये अब दोनों चीजें बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। कल की डेट में अगर मान लो इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर होता है और चाइना इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिप्लॉय करके मान लो इंडिया के अगेंस्ट लो ईल्ड न्यूक्लियर वेपन्स फेंकता है तो इंडिया पलट के फेंकेगा। जब इंडिया पलट के फेंकेगा तो चाइना ने बहुत तगड़ी न्यूक्लियर मिसाइल्स डिफेंस कैपेबिलिटी को डिप्लॉय कर रखा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। तो ऐसे में जो पीआरसी के मिसाइल डिफेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो पीआरसी के मिसाइल डिफेंसेस के चलते हो सकता है कि इंडिया द्वारा की गई लॉन्च मिसाइलों को चाइना बहुत हद तक रोक दे और चाइना द्वारा लॉन्च की गई मिसाइलों को हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम उतना ना रोक पाए। आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया चाइना ने, जो अभी हम रशिया से डिलीवरी ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है वहां पे डेफिनेटली मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी जो चाइना की है वो बहुत ज्यादा है। तो हमारी तरफ से लॉन्च की गई मिसाइल्स हो सकता है वहां पे ना पहुंचे और उनकी तरफ से लॉन्च की गई मिसाइल्स इंडिया के ऊपर गिरे, जिसके चलते इंडिया यहाँ पे एक डिसएडवांटेज में जा सकता है। अब ऑब्वियस ही बात है, चाइना ने यहाँ पे नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत को भी बोला है। नो फर्स्ट यूज मतलब कि हम जंग के समय पे पहले न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन चाइना जैसी सांप कंट्रीज के बारे में आपको पता है, ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनकी कही हुई किसी भी बात पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो कल की डेट में अगर कोई छोटा मोटा कन्वेंशनल वॉर होता है तो लो लेवल पे लो ईल्ड न्यूक्लियर वेपन्स चाइना इंडिया के अगेंस्ट भी डिप्लॉय कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। समझ गया? तो यहां पे यही बताया जा रहा है कि इंडियन स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को बहुत सीरियसली ये सोचना पड़ेगा कि चाइना के साथ हमारा जो न्यूक्लियर डिसबैलेंस है इसको कैसे बैलेंस किया जाए। क्योंकि हमारे दो खतरनाक नेबर्स है, एक पाकिस्तान और एक चाइना। इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत मेजर स्केल पे हमें भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर वेपन्स को बड़े तादाद में बनाना पड़ेगा, तभी हम इन दो, आप कह सकते हो, एनिमी कंट्रीज को हैंडल कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ लैंड बॉर्डर पे इश्यूज नहीं है, इश्यूज ये आप कह लो मैरीटाइम बॉर्डर्स में भी है। आपको पता होना चाहिए चाइना की सबमरीन्स, चाइना के वॉरशिप्स कई बार इंडियन ओशन में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो चाइना के पास दो नई टाइप 94 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स आ गई हैं। तो इस प्रकार की सबमरीन्स, चूंकि ये न्यूक्लियर पावर पे चलती हैं तो इनको सरफेस पे आने की जरूरत नहीं, तो इनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। दूसरा, इनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी लगे हुए हैं और ये इंडियन ओशन में घूमती रहती हैं। तो समुंदर के नीचे से भी इंडिया की धरती पर अटैक हो सकता है इन मिसाइलों के थ्रू। तो ओवरऑल इंडिया के सामने चाइना के रिस्पेक्ट में जो न्यूक्लियर इम्बैलेंस है इसको बहुत मेजर स्केल पे और प्रायोरिटी स्केल पे रिजॉर्ट और सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। यही इस आर्टिकल का टारगेट है। हरीश वी पंत साहब ने इस आर्टिकल को लिखा। ये प्रोफेसर है इंटरनेशनल रिलेशंस एट किंग्स कॉलेज लंदन में। ठीक है भाई, वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, अगर अब तक नहीं दबाया हो तो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल प्लीज ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल।
नेक्स्ट, रशिया एंड यूक्रेन मस्ट अबाइड बाय देयर कमिटमेंट्स इन द मिन्स्क अकॉर्ड। देखिए आपको पता है कि जो यूक्रेन, इधर यूक्रेन मान लीजिए, इधर रशिया मान लीजिए, अब यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है वहां पे अक्सर कर वायलेंस शुरू हो जाता है, खासकर कौन से इलाके में, डॉनबास वाले इलाके में। इस पर्टिकुलर मैप को देखो दोस्तों, तो यूक्रेन के ईस्टर्न इलाके में आपको दो जगह मिल रही है, एक तो डोनेट्स्क दिख रही है, एक लुहांस्क दिख रही है। अब ये जो डोनेट्स्क और लुहांस्क है, ये आता तो यूक्रेन के अंदर है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द जनता है वो है रशियन, तो यहाँ पे रशियन रेबल्स हैं और वो रशियन रेबल्स रशिया का साथ देते हैं। अब रशिया ने अपने बॉर्डर पे लगभग 90,000 सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया। तो इस डिप्लॉयमेंट के बाद इस पूरे के पूरे डॉनबास रीजन में, जिसको आप डोनेट्स और लुहांस्क भी बोलते हो, यहाँ पे काफी इंस्टेबिलिटी होगी। यूक्रेनियन ट्रूप्स भी यहाँ पे पहुंच गए और ऑलमोस्ट सिचुएशन ऐसी हो गई कि एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे शुरू हो सकता है। कुछ इस प्रकार का सीन पिछले साल भी यहाँ पे हुआ था, लेकिन चूंकि यूएसए ने यहाँ पे इंटरवीन किया तो रशिया पुल बैक कर गया था। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे कि रशिया फिर से डोमिनेंट हो रहा है। डोमिनेंट होने की एक वजह यह बताई जा रही है कि रशिया को ऐसा लग रहा है कि यूएसए इस समय पे कमजोर है, जो बाइडेन इस समय पे कमजोर हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, अफगानिस्तान से वैसे भी भगोड़ों की तरह भगाए गए हैं, हम भी इनको देख लेंगे। दूसरा, जो पोलैंड नाम की कंट्री है, इसका बेलारस के साथ कुछ तगड़ा इशू चल रहा है। यहाँ पे ऊपर आपको पोलैंड दिख रहा है, उसके जस्ट ईस्ट में बेलारस है। तो ये जो पोलैंड और बेलारस है, बेलारस से बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वो पोलैंड के अंदर आने लगते हैं, तो एक माइग्रेंट क्राइसिस टाइप की शुरू हो गई है। फिर पोलैंड और बेलारस के बॉर्डर पे बहुत सारे रशियन जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं वो घूमते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिला के इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे यूक्रेन में जो सिचुएशन है वो काफी अनस्टेबल होती नजर आ रही है। ठीक है, कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने जो ब्लैक सी वाला इलाका है यहाँ पे अपने वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पे नीचे आपको ब्लैक सी दिख रहा है, जो क्रीमियन पेनिनसुला यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको ऑलरेडी रशिया कब्जा करके अपने अंदर ले चुका है। तो यूक्रेन के क्रीमियन पेनिनसुला वाले इलाके के ऊपर रशिया का ऑलरेडी कब्जा हो चुका है। अगर आप ईस्टर्न यूक्रेन के रीजन की बात करो तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है, इस समय पे काफी इश्यूज चल रहे हैं। रशिया एक तरीके से कब्जाने की ही कोशिश कर रहा है उसको। तो कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा डोमेन है ईस्टर्न यूक्रेन वाला, वहां पे चीजें सॉर्ट आउट होती नजर नहीं आ रही। अब मिन्स्क टू पीस एग्रीमेंट 2015 में भी इस प्रकार की सिचुएशंस उठी थी और मिन्स्क टू पीस एग्रीमेंट के थी चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट कर दी गई थी। फ्रांस और जर्मनी ने यहां पे इंटरवीन किया था और ये जो दो रीजन्स थे आपके डोनेट्स और लुहांस्क वाले, इन रीजन्स में बेसिकली जो लोग थे इनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन बॉर्डर का कंट्रोल यूक्रेन को दिया गया। रशिया मिन्स्क टू एग्रीमेंट में इसलिए मान गया, उसको लगा कि इस रीजन के लोगों को अगर आप ज्यादा ऑटोनॉमी देते हो तो वो लोग तो ऑब्वियस सी बात है रशिया की तरफ आएंगे, क्योंकि बाई एथनिसिटी दे आर रशियंस। तो कुल मिला के यूक्रेन को इस बात का डर है कि ये दोनों ही इलाके यूक्रेन के हाथ से निकल के रशिया के पास ना चले जाएं। तो यूक्रेन के अगेंस्ट ऑब्वियस सी बात है, अगर रशियन एग्रेशन होगा तो यूक्रेन को मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। समझ गए? रशिया क्या चाहता है कि भाई यूक्रेन की जो जनता है वो एथनिकली रशियन ही है, तो वो बेसिकली मॉस्को के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो अच्छा होगा। व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन रशिया के साथ अलाइंड हो, ना कि वेस्ट के साथ। जबकि यूक्रेन चाहे मिलिटरीली, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे पॉलिटिकली वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अलाइन होना चाहता है। यूक्रेन बहुत लंबे समय से ये अनाउंस कर रहा है कि वी वांट टू कम अंडर द ब्रैकेट ऑफ नाटो, जबकि रशिया चाहता है कि यूक्रेन उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे। जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को यह क्लियर हो गया कि यूक्रेन उनके कब्जे में ना आने वाला, उनके इन्फ्लुएंस में ना आने वाला, यूक्रेन बहुत हद तक प्रो वेस्टर्न हो रहा है, प्रो यूरोपियन हो रहा है, तो इस कंटेक्स्ट में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अब यूक्रेन के सामने हालात थोड़ी सी खराब है। पहली बात तो यह है कि यूक्रेन के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं कि वो रशिया जैसी बड़ी कंट्री के साथ लड़ सके, फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यहां पे यूक्रेन के पास ये है, बहुत लंबे समय से ये बोल रहे हैं हमें नाटो को मेंबर बना लो, नाटो को मेंबर इनको बनाया नहीं जा रहा। कल की डेट में मान लो यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग छिड़ जाती है, तो किस हद तक वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन की मिलिट्रीली हेल्प के लिए आएगा, इस बात की देखो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यूक्रेन के जब क्रीमियन पेनिनसुला को 2014 में रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया, दुनिया भर की कंट्रीज ने बस रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, कोई मिलिट्री मदद नहीं आई यहां पे। तो यहां पे जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि जो मिन्स्क पीस प्रोसेस 2015 के थ्रू हमने करके
इस पूरे रीजन में शांति कर दी थी। कुछ इस प्रकार की ही शांति की जरूरत है। यूक्रेन और रशिया के बीच अगर ओवरऑल ओपन जंग हो जाती है तो पहली बात तो यूरोपियन यूनियन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, एक एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी, रशिया के अंदर से जो गैस का एक्सपोर्ट यूरोप में जा रहा था वो बंद हो जाएगा। यूएस का यहाँ पे क्या रोल होगा उसके बारे में कोई क्लियर कट स्टैंड है नहीं। जो बाइडेन किस हद तक मदद करेंगे रशिया के अगेंस्ट, नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है। तो कुल मिला के पीसफुली चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी जाए वही अच्छा रहेगा। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्टिंग द पाइल। रैंकिंग शुड फोर्स सिटीज टू गेट क्लीनर इन द एग्रीगेट एंड नॉट हाइड इनइक्विटी। देखिए भाई, हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं और अब तो ये अवार्ड्स काफी प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। एक ही प्रकार की सिटीज और स्टेट्स जीतते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंदौर 5वें साल लगातार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड इसके पास गया है और फिर सूरत और विजयवाड़ा सेकंड थर्ड नंबर पे। ये शहर अक्सर का टॉप रैंकिंग्स में रहते हैं। छत्तीसगढ़ तीसरी बार आप कह सकते हो क्लीनेस्ट स्टेट की कैटेगरी में आया है इन मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज कैटेगरी। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, ये क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड इसको दिया गया। ओवरऑल ऑर्गेनाइजर कौन है इन अवार्ड्स का? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। लगभग 4320 सिटीज को यहाँ पे सर्वे किया गया है। 4.2 करोड़ लोगों का यहाँ पे रिस्पॉन्स लिया गया है। रैंकिंग करी कौन कौन से पैरामीटर्स के हिसाब से गई है? तो गार्बेज डिस्पोजल, ओपन डेफिकेशन फ्री रेटिंग्स, फंक्शनैलिटी, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट एंड सेफ मैनेजमेंट ऑफ फीकल स्लज। अब ठीक है भाई, यहाँ पे ओवरऑल डाइवर्सिटी के साथ ये सर्वेस कराए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक प्रकार की अपीजमेंट स्कीम बोल रहा है इसको ऑथर। एक ही प्रकार के जो स्टेट्स और सिटीज होते हैं वो बार बार यहाँ पे टॉप करते रहते हैं और कुल मिला के सबके लिए कुछ ना कुछ इन रैंकिंग्स में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इस बार एक नई स्कीम यहाँ पे चालू की गई। क्या नाम था इसका? प्रेरक दुआर सम्मान, प्रेरक दाऊद सम्मान। इसमें भी इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तिरुपति दिव्य मतलब टॉप रैंकिंग्स में है। अब प्रेरक द्वार सम्मान का मतलब क्या है? जिस सिटी ने अच्छा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया है उसको यहाँ पे टॉप रैंकिंग्स दी गई। तो ऑलरेडी ये जो सूरत और इंदौर जैसे शहर थे, नवी मुंबई जैसे शहर थे, ये ऑलरेडी क्लीनेस्ट सिटी की कैटेगरी में आते थे। यहाँ पे एक और नई कैटेगरी प्रेरक द्वार सम्मान बना के आपने एक अलग से अवार्ड इनको दे दिया। तो आप ये नए नए अवार्ड बना के साबित क्या करना चाहते हो? आप क्या यहाँ पे दिखाना चाहते हो? नए अवार्ड्स को बना के क्या पर्पस सर्व करना चाहते हो? ये पर्पस यहाँ पे ऑथर के हिसाब से क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या ये एक पब्लिसिटी बूस्ट है या फिर क्या ये दूसरे स्टेट्स को एक पुश है कि आप भी साफ सफाई करो तो आपको भी अवार्ड मिलेगा, आपको भी पैसा मिलेगा? बेसिकली सरकार यहाँ पे करना क्या चाह रही है? कई बार तो ये भी बोला गया है कि ये जो अच्छी सिटीज हैं जिनको अच्छी रैंकिंग दी गई है, इन्होंने इनइक्विटी को हाइड किया है, अपनी कमियों को यहाँ पे हाइड किया है और अच्छाइयों को दिखा के लगातार टॉप करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ओवरऑल रैंकिंग्स पर्पस क्या सर्व कर रही है, उस पर्पस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हर साल रैंक निकाल के आप कुछ सिटीज को टॉप पे दिखा के क्या पर्पस आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या जस्टिस कर रहे हो? ये एक सवाल इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उठाया गया। सरकार का बोलना है कि एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होनी चाहिए और हर साल सिर्फ रैंक निकालने की बजाय जो सिटीज थोड़ी पीछे चल रही हैं उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और रियल टाइम में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि बस आप हर साल रैंकिंग निकालते रहो, उससे ज्यादा कुछ मीट होने वाला है नहीं। ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, रिलायबल डाटा गुड पॉलिसी। द ओनर is on the government to ensure that there is a robust system of public data production and use। यहां पे क्या बोला जा रहा है? देखिए, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, अगर गुड गवर्नेंस की बात की जाए तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इज अ नॉर्म नाउअडेज। मतलब कि आप सबूत के आधार पर, जो भी आपके सामने कंडीशंस है उनके आधार पर पॉलिसी बनाओ, तब लोगों के लिए चीजें बढ़िया हो पाएंगी। और सबूत के आधार पर अगर आपको पॉलिसी बनानी है तो सबूत तो पब्लिक डाटा से आएगा ना। जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हो रहा है उस डाटा को आप अलग अलग सर्वेस के थ्रू इकट्ठा करो। अब सबसे अच्छा अगर डाटा को इकट्ठा करने का अब तक कोई तरीका है तो वह है डेसेनियल सेंसस। हर 10 साल के अंतराल पे जो सेंसस होता है वो ओवरऑल दैट्स द बेस्ट इंडिकेटर फॉर प्रोड्यूसिंग पब्लिक डाटा। डेसेनियल सेंसस कब शुरू हुआ था और कौन से गवर्नर जनरल के अंदर शुरू हुआ था, ये
इंडिपेंडेंस से पहले, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से साल में ये डेसेनियल सेंसस शुरू हुआ और कौन से गवर्नर जनरल के अंदर शुरू हुआ। ये दोनों ही चीजें नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, बिना चेक किए। देखिए आपकी जो नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक जीएस कितनी शार्प है। तो डेसेनियल सेंसस हमारे यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, सैंपल सर्वेस एनएसएसओ द्वारा हमारे यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये जो दोनों चीजें कंडक्ट होती हैं इंडिया के अंदर, इसके आधार पे बहुत सारा डाटा आता है। अब उस डाटा में कुछ इश्यूज होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज के सेंसस हैं उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है डाटा कलेक्शन में, बट फिर भी जो भी डाटा इंडिया के अंदर कलेक्ट किया जाता है वो एविडेंस देता है जिसके बेसिस पे पॉलिसी मेकिंग की जाती है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि जो सेंसस डाटा है वो डिलेड तरीके से हमारे सामने आ रहा है, जो सैंपल सर्वे का डाटा है वो डिलेड तरीके से हमारे पास आ रहा है। इनफैक्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कंडक्ट करवाया गया था सरकार के द्वारा, उसके डाटा को सरकार ने रिलीज ही नहीं किया। सरकार ने बोला कि उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो बात यह है कि जो भी डाटा कलेक्शन एक्सरसाइज होती है उसको पब्लिक स्क्रूटनी के लिए रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी डाटा कलेक्शन एक्सरसाइज सरकार ने कंडक्ट की है, अगर वो पब्लिक में रिलीज किया जाएगा, पब्लिक उसको पढ़ेगा, पब्लिक उसकी स्क्रूटनी करेगा, सरकार की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे तय होगी। अब सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया, डाटा रिलीज ही नहीं किया, सरकार ने बोला डाटा फ्लॉड है। अभी डाटा फ्लॉड भी है तो लोग पढ़ के जान जाएंगे कि डाटा फ्लॉड है। सरकार को लगता है कि इस प्रकार के डाटा अगर ओपन डोमेन में आ जाएंगे तो सरकार के अगेंस्ट जा सकती हैं चीजें, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी होती है ना। अब सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेंसस में किसी पर्टिकुलर कास्ट की आबादी मान लो ज्यादा निकल आई और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उसका रिप्रेजेंटेशन कम निकल के आया, तो अपोजिशन पार्टी सरकार को जिंदा नोच खाएंगी। तो इस प्रकार की चीजों के चलते ओवरऑल सरकार जो भी सर्वेस के डाटा निकल के आते हैं इनको प्रोएक्टिव लेवल पे रिलीज नहीं करती। उससे होता यह है कि कंपेरेटिबिलिटी नहीं हो पाती, हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं चीजों को। दूसरा, रिसेंटली सरकार ने जीडीपी के एस्टिमेशन की मेथोडोलॉजी को भी थोड़ा बदला है। अब जब आप एस्टिमेशन की मेथोडोलॉजी को बदलते हो तो कंप्यूटेशन, सर्वे, हर चीज बदल जाती है। जब एस्टिमेट्स बदलेंगे तो कंप्यूटेशन, जिस तरीके से जीडीपी कंप्यूट की जा रही है, जिस तरीके से जीडीपी कंपाइल की जा रही है, सब कुछ बदल जाएगा। समझ गए? तो जीडीपी का एस्टिमेशन की बात कर लो, चाहे आप सैंपल सर्वे के डाटा को रिलीज करने की बात कर लो, चाहे आप सेंसस के डाटा को रिलीज करने की बात कर लो, इन सब चीजों को लेके सरकार से एक सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप अकाउंटेबल क्यों नहीं हो रहे हो, आप डाटा रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सही समय पे सैंपल सर्वे एक्सरसाइज होनी चाहिए, और सही समय पे एक्सरसाइज हो गई तो दूसरा सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि भाई डाटा को रिलीज करो, और इन दोनों ही चीजों में सरकार चुप बैठ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सर्वे है मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। तो ये जो MHCE है ये क्या करता है, अलग अलग कमोडिटीज को वेटेज असाइन करते हुए इन्फ्लेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करता है, पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी रेशियोज को कैलकुलेट करता है, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स को कैलकुलेट करता है, ये देख के कि एक्चुअली में लोग ग्राउंड लेवल पे खा क्या रहे हैं। तो ये जो मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे है ये ओवरऑल बेसिकली सरकार को एक आइडिया दे रहा है कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों को खाने के लिए क्या क्या मिल रहा है, कितनी महंगाई चल रही है। और ओवरऑल कभी कभी इस पर्टिकुलर सर्वे के आधार पर जो केंद्र की सरकार है ना, वो राज्य की सरकारों को फूड ग्रेन्स के लिए पैसा एलोकेट करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए पैसा एलोकेट करती है। तो ये जो MHCE है ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की तरह हमारे सामने आता है। लेकिन कई बार ऐसा बोला गया है कि जो MHCE का जो कैलकुलेशन है उसके लिए जो डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं इनको और रोबस्ट बनाने की जरूरत है। MHCE में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, ओवरऑल उसके कंप्यूटेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है, बहुत सारे कम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ज्यादा वेटेज दी गई है MHCE के अंदर। तो ये सब चीजें ओवरऑल निकल के आती हैं। समझ गए? 2019 में, नवंबर 2019 में सरकार ने अनाउंस किया कि जो MHCE डाटा कलेक्ट किया गया था 2017-18 में उसको हम रिलीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस डाटा में क्वालिटी इश्यूज है। अब ओवरऑल आप देखो 2017-18 का डाटा 2019 में भी रिलीज नहीं किया गया, और उस समय पे सरकार ने अनाउंस किया कि इसको कंपनसेट करने के लिए हम सैंपल सर्वे कंडक्ट करवाएंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की 2020-21 में, 2021-22 में। अब सरकार ने बोल तो दिया 2019 में कि हम 2020-21 में, 2021-22 में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की सर्वे करवाएंगे, बट क्या सर्वे हुई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आज की डेट में हर चीज का बहाना हो गया है कोविड-19। कोविड फैला था तो हम ऐसा नहीं कर पाए। अभी सेंसस 2021 का जो कंडक्ट होना था वो भी कहां कंडक्ट हुआ, 2021 से 2022 में सेंसस शिफ्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कोविड फैला हुआ था।
अब यही पे ऑथर यही बता रहा है कि देखिए इस प्रकार का डाटा कलेक्शन एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी बनाने के लिए, लोगों की फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए, उनके पास पब्लिक प्रोग्राम्स का बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस डाटा कलेक्शन की हमें बहुत ज्यादा जरूरी, चाहे हेल्थ का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, ठीक है ना, चाहे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो, इन सब चीजों को एसेस करने के लिए डाटा कलेक्शन बहुत जरूरी है। चाहे वो आप सेंसस के थ्रू चलो, चाहे एनएसएसओ की सैंपल सर्वेस के थ्रू करो, बट वो होता रहना चाहिए और प्रोएक्टिव लेवल पे, रियल लेवल पे वो डाटा रिलीज होता रहना चाहिए ताकि लोग अपने इनपुट्स दे सकें और सरकार साल दर साल उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। लेकिन सरकार यहाँ पे डाटा को छुपाती है, केवल वो डाटा रिलीज किया जाता है जो सरकार के लिए पॉलिटिकली फेवरेबल है, और जो पॉलिटिकली फेवरेबल नहीं है उस डाटा को इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। कुछ ओवरऑल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा लार्ज स्केल सर्वेस कराई गई हैं, बट उन सर्वेस की रिलायबिलिटी के ऊपर भी बहुत से सवाल उठाए गए हैं, बहुत से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो एक रोबुस्ट सिस्टम फॉर पब्लिक डाटा प्रोटेक्शन एंड यूज को बनाने का सिस्टम अब हमारे लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बस यही यहाँ पे आर श्रीनिवासन साहब बोलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा एंटी गवर्नमेंट टाइप का आर्टिकल हो गया है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है स्टेट प्लानिंग कमीशन तमिलनाडु के मेंबर है आर श्रीनिवासन साहब, और एम विजय भास्कर साहब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग स्टडीज के हैं। तो चूंकि तमिलनाडु में इस समय पे हमारी जो सरकार है सेम पॉलिटिकल पार्टी अलाइन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है एंटी गवर्नमेंट स्टांस थोड़ा यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन जो बेसिक एथोस थे इस आर्टिकल के वो मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट बात करते हैं द मीट ऑफ द मैटर, बैन ऑन सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड थ्रेटन्स पीपल लाइवलीहुड। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 15% शेड्यूल ट्राइब आबादी है, 10% मुस्लिम आबादी, 7.5% शेड्यूल कास्ट आबादी, 50% अदर बैकवर्ड क्लासेस है। अब कास्ट के आधार पर ऑथर ये बोल रहा है कि ज्यादातर लोग मीट खाते हैं गुजरात के अंदर, जबकि मेरा ये मानना है कि कास्ट के आधार पर मीट खाया नहीं जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप बोल दो कि कोई मुस्लिम है या शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल कास्ट है या बैकवर्ड क्लास का है तो वो मीट खाता ही खाता होगा, ये लॉजिक मेरे हिसाब से देखिए सही नहीं है, ठीक है ना। मीट खाना एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो पंडित होते हैं वो भी मीट खाते हैं और बहुत सारे लोग जो नहीं है वो मीट नहीं खाते, वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल सोच के ऊपर। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि 15% शेड्यूल ट्राइब, 10% मुस्लिम, 7.5% शेड्यूल कास्ट और 50% बैकवर्ड क्लास, ये ज्यादातर मीट खाते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बोलना सही नहीं होगा, जनरलाइज करना सही नहीं होगा। फिर ये कह रहे हैं कि गुजरात में जो जैन्स हैं और वैष्णवास हैं ये मीट नहीं खाते हैं। अब ओवरऑल इनकी आबादी तो माइनॉरिटी में है गुजरात में, लेकिन इनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बड़ा टॉप का है, और अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के चलते ये बाकी लोगों के ऊपर जोर चला रहे हैं। कैसे जोर चला रहे हैं? तो वडोदरा में, राजकोट में, भावनगर में और जूनागढ़ में जो बीजेपी रूल्ड सिविक बॉडीज हैं इन्होंने कुछ नियम कानून निकाले हैं, और इन नियम कानूनों के चलते जो हॉकर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कि स्ट्रीट पे नॉन वेजिटेरियन फूड जॉइंट्स खोल के सामान बेच रहे हैं, इनके खिलाफ यहाँ पे ओवरऑल एक आप कह सकते हो ड्राइव से चला दी गई। इन हॉकर्स के धंधे को बंद कर दिया गया, इन स्ट्रीट वेंडर्स के धंधे को बंद कर दिया गया। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ओपनली अगर मीट बेचोगे तो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। तो बहुत सारी अथॉरिटीज ने नॉन वेजिटेरियन फूड सेलिंग कार्ड्स को बंद कर दिया। गुजरात को एक्चुअली में एक वेजिटेरियन स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। गुजरात में ऑलरेडी दारू बैन है, लेकिन उस बैंड दारू को भी बेचा जाता है, छुप छुप की दारू बेची जाती है गुजरात के अंदर, ये सबको पता है। उसी प्रकार से ओवरऑल गुजरात के अंदर जहां पे मैक्सिमम लोग मीट खाने वाले हैं उनको जबरदस्ती आप मीट खाने से रोक रहे हो, इस प्रकार की कुछ सोच यहाँ पे बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है, ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है। गुजरात का सोशियो कल्चर स्पेस की बात करो तो वहां पे जैन्स और वैष्णवास डोमिनेंट है, और इनको खुश करने के लिए पिज्जा हट जैसी चेन ने टोटल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला। सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर ने 2009 में अहमदाबाद का ऑल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला। तो कुल मिला के टी टोटलिज्म, ऑस्टेरिटी को दिखाना, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को दिखाना, जबरदस्ती लोगों को वेजिटेरियन बनाने की कोशिश करना, इस प्रकार की चीजें आपकी गुजरात के अंदर चलाई जा रही हैं। जबकि गुजरात में जो ज्यादातर लोग हैं वो ओवरऑल नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर ज्यादातर लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है तो उनके ऊपर आप वेजिटेरियन होना क्यों थोप रहे हो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पे हैं। अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि गुजरात की पॉलिटी में जो अपर कास्ट के लोग हैं जैसे बनियास, पटेल, ब्राह्मण, ये हमेशा टॉप की सीट पकड़ के रखते हैं, और ओवरऑल इन्होंने ही नॉन वेजिटेरियन फूड कार्ट्स के ऊपर बवाल सा चला दिया गया है। हालांकि यहाँ पे ये भी बताया गया है
कि जब बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ इस प्रकार से, जब फूड सेलर्स और हॉकर्स की कार्ड्स को बंद किया गया, तो जब बैकलैश आया, उस बैकलैश के बाद बहुत सारे जो बीजेपी की फंक्शनरी हैं उनका ये बोलना है कि हम तो हाइजीनिक फूड को रोक रहे हैं, हम नॉन वेजिटेरियन फूड को नहीं रोक रहे हैं। तो ऑथर बस इस आर्टिकल में यही बोल रहा है कि जो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग हैं गुजरात में, उनको स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है, उनको डराया सा जा रहा है, उनके खिलाफ एक टैबू चलाया जा रहा है, ठीक है ना, और नॉन वेजिटेरियन फूड के कल्चर को यहाँ पे डिस्करेज किया जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बस यही बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज इतने ही आर्टिकल्स थे, 5 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो, सीखने को मिला हो। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें अगर कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।